एलएलपी का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है, फॉर्मेट भी देख लिया, मैंने कहा भी था कि फॉर्मेट रेडी रखना। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एलएलपी का। देखते हैं कैसे सॉल्व किया। देखो फॉर्मेट अगर आपको याद है या फिर कौन से हेडिंग के अंदर कौन से कंटेंट जाता है आपको ये पता है, ये याद है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सम सॉल्व करना, क्योंकि इसमें से वही है, कंटेंट ये रहेंगे, आपको पोस्टिंग करना उतना ही खाली है फॉर्मेट पे अंदर ही। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। Prajakta and Manvi, okay. Prajakta and Manvi were in partnership business, sharing profit and loss 3/5, 2/5, that is 3:2 दिया हुआ है। ये लोग ऋषि का नाम की एक न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, उसका शेयरिंग फ्यूचर 1/6 है, और ऋषि का जो आते वक्त 2 लाख रुपए टोटल कैश लेके आ रही है, जिसमें से 75,000 एज अ गुडविल है। समझ रहे हो, 2 लाख में से आपका 75,000 गुडविल, तो बचा हुआ 1,25,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल। क्योंकि जब कभी एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है, तो 2 चीज लेके आता है, एक तो कैपिटल, दूसरा गुडविल। आपने चीज 12th में पढ़ा हुआ है। ओके, तो कुछ ये डेटा पहले दिया कि 2 लाख रुपए टोटल जा रहा है, उसमें 2 पार्ट डिवाइड है, 75 गुडविल के लिए और 1,25,000 कैपिटल के लिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछते हैं, बट हमें करना है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आगे देखो परचेस। अब जरा हेडिंग्स पे जाओ, आपके पास देखो ये फॉर्मेट एक है, दूसरा आपके पास ये वाला फॉर्मेट है, इन दोनों में इसके अलावा कहीं और बाहर नहीं जाने वाला। देखो परचेस, परचेस किसके अंदर आ सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर की बैलेंस शीट के अंदर। सिंपल सा किसके अंदर, इनकम एक्सपेंडिचर। अब इसमें इनकम और एक्सपेंसेस है, परचेस के एक अलग से हेड ही है अपना, मतलब ये आपका सिंपल सा परचेस जो है परचेस के हेडिंग के अंदर ही आएगा। ओके, डिस्काउंट अलाउड, जस्ट थिंक आप डिस्काउंट दे रहे हो, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, मतलब एक्सपेंसेस के अंदर किसी के अंदर तो आएगा भी। अब सोचो कि इसमें से ये जो हमारे पास ये 6 चीजें हैं, इसमें से किसके अंदर आएगा, क्या परचेस के अंदर आएगा एक्सपेंस, डिस्काउंट नहीं। पर्सनल तो अब एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफिस का खर्चा है नहीं। जी हाँ, सेलिंग के अंदर आ सकता है। क्यों मैं डिस्काउंट क्यों दूंगा, ताकि मैं सेलिंग इनकरेज हो, लोग मुझसे और सामान खरीदे, इसलिए मैं डिस्काउंट दूंगा। मतलब मैं कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता हूं कि डिस्काउंट मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। ओके, डेटर्स, डेटर्स सुन के ही हमें याद आता है कि कहां पे आएगा ये, एसेट्स में। अब एसेट्स में चले जाओ, एसेट्स में देखो आपके पास इतने सारी चीजें हैं, तो डेटर्स इसमें किस में लिख सकते हैं हम लोग, याद करो आप लोग वर्टिकल बैलेंस शीट सीखते तब भी ऐसे ही था। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स आता है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सब किसके अंदर आता है आपका, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। तो ये आपका आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। ओके, स्टॉक, पहले समझो कि ये कौन सा स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक होता है कि क्लोजिंग स्टॉक होता है। सर ट्रायल बैलेंस में अब तक हमने 11 सीखा हुआ है कि 11 से सीखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, ट्रेडिंग में लिखते थे हम लोग, तो ट्रेडिंग इस बार है नहीं, तो बचा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसमें देखो आपको दिख रहा है चेंजेस इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, तो वो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा चेंज इन स्टॉक के अंदर। ओके, कैरीज इनवर्ड, जस्ट थिंक कैरीज इनवर्ड, अगर हम लोग फाइनल अकाउंट में घुस जाए तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते थे, तो ट्रेडिंग तो है नहीं, तो सोचो कैरीज इनवर्ड होता क्या है। जब हम लोग कुछ परचेस करते हैं तो सामान लेके आने के लिए हमें कुछ तो कैरिज पे करना पड़ता है। कैरिज इनवर्ड मतलब हो गया एक्सपेंसेस, तो आपका कैरिज आएगा किसके अंदर, परचेस के अंदर। ठीक है, अब आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सोचो मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। अब परचेस नहीं, पर्सनल नहीं, ऑफिस का भी नहीं है, सेलिंग का भी नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, तो बचा किसमें, किसमें आ जाएगा फिर, सिंपल सा अदर एक्सपेंसेस। तो ये किसमें आ गया फिर आपका अदर। मोटर व्हीकल, सोचो मोटर व्हीकल्स, आपके पास गाड़ी है, विंग विंग विंग, ठीक है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है या फिर बाइक है, तो मोटर व्हीकल्स आपके लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ, करेक्ट ना, एसेट्स हुआ, मतलब इसके से किसी में आएगा। तो सोचो किस में आएगा, कैश नहीं है, डे नहीं है, ये नहीं है, अरे सर क्या तुम भी फिक्स्ड एसेट में आएगा, मतलब सिंपल सा आपका फिक्स्ड एसेट। लैंड बिल्डिंग सेम चीज। कैशिट बैंक किस में आएगा, अभी बताओ, कैशिट बैंक एसेट्स में आएगा। एसेट्स में कौन से हेडिंग में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आ जाओ टेलीफोन एक्सपेंसेस, देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस
प्रिंटिंग एक्सपेंसेस या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या रेंट एंड इंश्योरेंस, ये भाई साहब तीनों के तीनों हमारे ऑफिस में होते हैं, बरोबर। तीनों के तीनों कहाँ होते हैं? हमारे ऑफिस में होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस है। अरे ऑफिस एक्सपेंसेस किधर होता है? ये देखो एक्सपेंसेस के अंदर आ जाओ, ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस एंड एडमिन के अंदर आ गया आपका ये एंड ये तीनों के तीनों ऑफिस एंड एडमिन के अंदर आ गया, ठीक है। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब कस्टमर ने पैसा डुबा दिया। लेकिन हम लोग ये कब करते हैं? मोस्टली हम लोग एक्चुअली होता है क्या है ये कि मैं सेल्स किया और मैं भरोसा करके रुक गया कि मतलब सेल्स करे, मैं इंक्रीज और सेल्स मतलब रिलेटेड टू सेल्स हो गया, तो ये कहाँ पे आपका आ गया? सेल्स एक्सपेंसेस के अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया, याद आ रहा है? पूरा फॉर्मेट देखा था वो किस किस में इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, डिवेंचर्स, पता नहीं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो देखो तो आपका कहाँ पे आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट का ही अलग से हेडिंग है, तो ये चले जाएगा इन्वेस्टमेंट एसेट्स के अंदर। ये ड्राइंग याद करो, थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ। आपके पार्टनर्स कैपिटल में मतलब ये जो ड्राइंग है पार्टनर से लिंकअप है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा बात करूंगा, जब पार्टनर्स का पैसा बढ़ता है ना तो क्रेडिट साइड, कम होता है तो डेबिट साइड। अरे ड्राइंग किया है उसका पैसा कम हो जाएगा, तो ड्राइंग कौन से साइड आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आएगा, मतलब सिंपल सा वही पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, ठीक है। ऑलरेडी डेबिट बैलेंस में दिया है तो डेबिट साइड ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप क्रेडिट साइड आ जाओ, देखो क्रेडिट साइड सबसे पहले सेल्स है। सेल्स किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम की बात किया मैंने, तो इनकम में आ जाएंगे। तो अभी इनकम में किधर आएगा? अदर इनकम में तो वो कुछ रिसीव होता है ना, इंटरेस्ट कमीशन वगैरह, तो बचा क्या? टर्नओवर, तो ये आपका आएगा नेट टर्नओवर के अंदर। डिस्काउंट रिसीव, अब भी तो आंसर बताया सर, सेल्स को छोड़ के कुछ भी रिसीव होगा, डिविडेंड, कमीशन, इंटरेस्ट, वो सब के सब आपका सर अदर इनकम के अंदर आएगा। आरडीडी याद है क्या? बचपन वाला 12th वाला आरडीडी, बैड डेट में से माइनस करते ही आपका ओल्ड आरडीडी क्रेडिट साइड दिया होगा, तो ये सेल्स के अंदर आएगा, लेस करेंगे बैड डेट में से। ओके, क्रेडिटर्स आई थिंक सो मेरे ख्याल से लायबिलिटी है, बराबर। तो लायबिलिटी में जाएंगे तो देखो लायबिलिटी में अभी मेरे पास इतनी चीजें हैं, तो इसमें से किस में लिख सकता हूं मैं? सर ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता था ना, उन्होंने हेडिंग देखा था लास्ट टाइम, तो किधर आ जाएगा फिर ये? ट्रेड पेबल। कैपिटल, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ब्रॉट डाउन करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ऋषिका ने जो पेमेंट किया टोटल 2 लाख रुपए, इसका दो क्लासिफिकेशन है, 1,25,000 और 75 का, तो जब हम लोग करेंगे ना तब उसको देखेंगे, ठीक है, एज पर एडजस्टमेंट चलेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, सोच समझ के बताओ, एक ही ऐसा कंटेंट बैंक ओवरड्राफ्ट जो एक ही जगह पे था, याद करो बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आएगा? चलो सोच के आपको 2 सेकेंड देता हूं मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटी में आएगा, पहला बात तो अब इसमें से देखो किस में आना चाहिए? सर शॉर्ट टर्म बोरोविंग, किधर? शॉर्ट टर्म बोरोविंग, खत्म नहीं खत्म, एडजस्टमेंट बाकी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट कर लिया हमने, अभी हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देख लेते हैं। पहला तो स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है? 2 स्टॉक, क्वेश्चन गलत है नहीं, आप लोगों की सोच गलत है। देखो ऊपर एक स्टॉक दिया है ना, तो ये ओपनिंग है, तो ये वाला कौन सा है? क्लोजिंग है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट करेंगे। पहला इफेक्ट तो अपने लिए एसेट्स है, तो एसेट्स में इन्वेंट्री होगा, बराबर, इन्वेंट्री में चले जाएगा। सेकेंड इफेक्ट वो चेंजेस इन स्टॉक, याद है वो डिफरेंस देखना होता है। बैड डेट्स कथा कहानी दादाजी वाला, मतलब क्या? वो डेटर में से लेस करो फिर बैड डेट में से ऐड करो, वो वाले कॉन्सेप्ट है। तो लेस करेंगे डेटर, मतलब डेटर में से, और फिर ऐड करेंगे बैड डेट में से, देखेंगे वो चीज हम लोग। चलो ओके। डेप्रिसिएशन बचपन वाला केस है अपना, ये हमेशा माइनस करते जाओ एसेट में से, सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन में लिखते जाओ। ये क्या बताने का आरडीडी, अरे ये देखो ये एकदम सेकंड वाला जैसा ही है, बराबर। ये देखो गुड्स टू बी वैल्यू ऑफ टू, ओ आग लग गया। लॉस बाय फायर, 2 इफेक्ट सोचो। लॉस बाय फायर, आग लग गया मतलब बिजनेस से गुड्स गया, मतलब जो मैंने परचेस करके रखा था उसमें कम हो गया, परचेस कम हो गया, दैट इज लेस फ्रॉम परचेस, पहला तो। अब सेकंड सोचो,
आग लग गया, आग लग गया, नुकसान हो गया, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आना चाहिए? सेकेंड इफेक्ट आपका किधर आना चाहिए? सोच समझ के आंसर देना। देखो पहला तो आपका इधर गया, हाँ देखो हमने इधर आके इसमें से माइनस कर दिया कि इसमें से पॉजिटिव में से। अब सेकेंड इफेक्ट सोच के बताओ आपका सेकेंड इफेक्ट किधर आना चाहिए? सर लॉस हो गया है, लेकिन ऐसा कोई हेडिंग दिख नहीं रहा है, तो बचा हुआ हेडिंग किस में आ जाएगा? अदर के अंदर। किसके अंदर? अदर के अंदर। तो ये सारे हमारे पोस्टिंग्स कुछ ऐसे पहले स्टिक कर लेने का, कौन सा कहाँ पे जाएगा, फिर दिमाग में बिठा लेने का, देन सम सॉल्व करने का। बहुत इजी पड़ेगा, खाली आपको बस यही चीज इंपॉर्टेंट है कौन सा कहाँ पे जाएगा, देन आपके लिए फॉर्मेट के अंदर ही लिखते जाना है, वर्किंग नोट्स बनाना है, प्लस करना है, फाइनल अमाउंट शेड्यूल नंबर दे करके लिखते जाना है। ठीक है, चलो फिर देखते आगे। आज के लेक्चर में थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बट एक बार ये सम हो गया तो मान लो कि आगे के सारे सम्स भी अपने लिए इजी हो जाना है। ठीक है, देखो यही अपना फॉर्मेट था। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड देन आपका था स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, यही पूरा फॉर्मेट अपने को सारे सम से अप्लाई करना है। एटलीस्ट हम लोग इसे 4 to 5 सम्स करेंगे, क्योंकि मोस्टली सब में सिमिलर एडजस्टमेंट देखने वाले आपको, सिर्फ कहीं एक या दो एडजस्टमेंट अलग रहेगा। ओके, फर्स्ट वन है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। कभी भी पहले इसको क्लोज करेंगे एंड इसका जो बैलेंस रहेगा कंट्रीब्यूशन टू पार्टनर में कंटिन्यू करने वाले हम लोग, तो इसलिए पहले इसी को सॉल्व करना है। तो डेट डेल दो पहले की फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 17 to 31 मार्च 18, क्योंकि इस ईयर का हम लोग डेटा इसमें इंटर करने वाले हैं। नेट टर्नओवर, नेट टर्नओवर में क्या क्या आता है याद है? नोट्स हमने देखा था, जस्ट मैं दिखाता हूँ, मैं नोट्स में देखा था नेट टर्नओवर में सेल्स ही आता है एक चीज, बराबर। सेल्स या फिर सेल्स रिटर्न रहेगा तो माइनस करना है। तो क्वेश्चन में हमें देखो सेल्स तो दिया है, सेल्स तो दिया है 5,35,800, बट कहीं पे भी रिटर्न्स नहीं है, कहीं पे भी रिटर्न्स नहीं है। मतलब इसको हम लोग एज इट इज डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट एनी शेड्यूल्स। तो डायरेक्ट आ जाएगा 5,35,800 एज इट इज। ओके, 5,35,800 यहाँ पे आपका एज इट इज आ गया। देन है अदर इनकम। अदर इनकम, तो क्वेश्चन देखते हैं कि अदर इनकम का कुछ है क्या अपने पास? इनकम है ना, तो क्रेडिट साइड ही देखने का, डेबिट साइड देख कर टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो देखो आपको अदर इनकम एक डिस्काउंट रिसीव दिख रहा है, हमने टिक किया हुआ है। ओके, और कुछ है क्या देखो जरा, तो और कोई भी नहीं है, एडजस्टमेंट में भी नहीं दिख रहा अदर इनकम में। अदर है बट ये वो अदर एक्सपेंसेस वाले पार्ट में ना, तो अदर इनकम में एक ही है 5,375, तो 5,375 लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, तो 5,375 जाके हम लोग अदर इनकम में लिखेंगे। तो चलो जाते हैं इधर, अदर इनकम 5,375। ओके, जिसपे एक किधर ही बैठ जाओ, किधर भी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जहां पे आपको स्पेस दिया है, मतलब जिसपे कुछ एक या दो चीज दिया है तो ही आपको ऐड करके लिखना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख लोगे। अगर कुछ ऐड प्लस के लिए नहीं है, 2-3 कंटेंट नहीं है तो। चेंज इन स्टॉक का क्या देखा था हमने, याद है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ऐसे कुछ था ना, और डिफरेंस देखना था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है। तो वो हम लोग एक वर्किंग नोट बना देते हैं यहाँ पे, चेंजेस इन स्टॉक। तो पहले यहाँ हेडिंग देंगे हम लोग, फर्स्ट वन चेंजेस इन स्टॉक या चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री। अपना फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जरा क्वेश्चन में चेक करो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो नीचे अपने को दिया रहता है 1,05,625, 1,05,625। अब चेक करो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया आपको। तो ओपनिंग स्टॉक जो है इसमें देखो, यस 1,07,050 रुपीज, 1,07,050 रुपीज। तो ये डिफरेंस निकाल दो माइनस करके, कैलकुलेटर यूज करो। चलो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है ये। 1,05,625, 1,05,625 माइनस 1,07,050, डिफरेंस आ गया आपको 1,425, बट इन नेगेटिव, बराबर 1,425 बट इन नेगेटिव। तो अब चलो पहले जाएंगे हम लोग अपने मेन आंसर में। शेड्यूल नंबर 1 हो गया ये, चेंजेस इन स्टॉक का अमाउंट आ गया 1,000
1425 बट इन नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव तो ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये अंडरलाइन और इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल कैसे होगा, सिंपल सा, ये दोनों प्लस है, इसको माइनस करो, चलो करके बताओ। 5,35,800 प्लस 5,375 माइनस 1,425, तो आंसर्स आपको मिल रहा है 5,39,750 बराबर। चेक करो, इतना याद है आप लोग को भी। ओके, फर्स्ट थिंग की कंप्लीट। अब आते हैं परचेसेस के पास, तो हेडिंग देते पहले नोट्स में। अभी परचेसेस में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना, वो कैरेज वगैरह, तो देखते हैं इसमें क्या है क्या। तो पहले हेडिंग दे देते परचेस, शेड्यूल नंबर सेकंड आ जाएगा परचेस। अब जो जो चीज़ें परचेस में, सब पहले यहाँ वर्किंग करो, देन वहाँ पे फाइनल आंसर लेके जाना। देखो परचेस, सबसे परचेस का अमाउंट ये 314,325, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,14,325। ओके, देन परचेस के लिए देखो कैरिज इनवर्ड है 8125, इसमें ऐड होगा कैरिज 8125। चलो उसके बाद क्या है, कैरिज के बाद आपका क्या है, फिर है कैरिज हो गया। परचेस के रिलेटेड और कुछ है क्या, इधर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नीचे कुछ है क्या वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये देखो, लॉस बाय फायर, परचेस में से माइनस करना होता है ना 2,500, तो यहाँ करेंगे माइनस, लॉस हुआ है 2,500। तो चेक करो अभी नेट अमाउंट कितना मिल जाएगा, 3,14,325 प्लस 8,125 माइनस 2,500, तो कितना आ रहा है बैलेंस, चेक करो परचेस का। तो परचेस का जो है 3,19,950 आ रहा है क्या, क्रॉस वेरीफाई करो, देखो ये अमाउंट मिल रहा है क्या अपने को, भी पॉजिटिव में है। ठीक है, 3,19,950, तो जाकर के मेन आंसर में लिख देंगे अब हम लोग। शेड्यूल नंबर सेकेंड आ गया और अमाउंट आ गया 3,19,950 रुपीज। ओके, चलो ये हो गया। देन पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या था, इसके अंदर एम्प्लॉय एंड स्टाफ को हम लोग जो जो चीज़ें दे रहे थे सब यहाँ पे आएगा, तो इसको भी मतलब चेक करते क्या एक दो चीज़ें है कि बहुत सारे कुछ है। तो लेट्स चेक, मेरे ख्याल से एक या दो रहना चाहिए, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, देखते। तो इसके अंदर एक पर्सनल के लिए कुछ दिख रहा है, सैलरी या वेजेस, देखो तो कुछ है क्या इसके अंदर, सैलरी, वेजेस, बोनस, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब पर्सनल के अंदर है ही नहीं कुछ, तो इसको ऐसे ही डैश कर दो। देन फिर ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस एडमिन में होंगे दो तीन चीज़ें जरूर होंगी ऑफिस एडमिन में। तो देखो ऑफिस एडमिन में आपके जो भी चीज़ें रहेंगी उन सबके लिए एक अलग से हेडिंग बनाया जाए पहले। अभी थर्ड शेड्यूल बन जाएगा आपका कि ऑफिस एंड एडमिन अंडरलाइन। अब जो जो चीज़ें हैं ऑफिस एडमिन का, तो इसमें देखो किधर है, ये देखो टेलीफोन लाइन से यहाँ पे है, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड रेंट, ये तीनों चीज़ें लाइन से आएगा, तो इस सारे के सारे तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंसेस, सेकेंड है प्रिंटिंग और रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और थर्ड है रेंट। तो टेलीफोन का अमाउंट था 8,100, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 6,725 और रेंट है आपका 8,000। तो टोटल प्लस करो, 6 6 12 18, 8,100 6,725 प्लस 8,000 मतलब 22,825। चेक करो 22,825 आपको भी आंसर मिल रहेगा। तो 22,825 ये आ गया ऑफिस एंड एडमिन, 22,825 शेड्यूल नंबर 3। अब शेड्यूल नंबर 4 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स चेक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही चीज़ दिख रहा है और कुछ है क्या इसमें, या नीचे नहीं है। हाँ बैड डेट्स का लेकिन अच्छा खासा एडजस्टमेंट होता है ना, तो अपने को यहाँ पे शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। फोर्थ वन कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस
अंडरलाइन इसमें अपने को जो दिया हुआ है वो है बैड डेब्ट्स। अब 11-12 अपन ने पढ़ा है बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट। ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, देन लेस ओल्ड आरडीडी। तो लेट्स चेक इसमें से क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। ट्रायल वाले ओल्ड होते हैं, एडजस्टमेंट वाले न्यू होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ओल्ड बैड डेट से 1000, फिर आपको देखो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी है 3000। देन चेक करो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि बैड डेट्स, पहले ओल्ड बैड डेट्स तो न्यू बैड डेट्स 3000 है। अभी न्यू आरडीडी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का अमाउंट चेक करो 1,05,000 है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा लिखता हूँ 1,05,000, 1,05,000 ही ना, नहीं 500 है। यहाँ पे आएगा 1,05,000। देन इसमें से हम लोग माइनस करेंगे पहले तो वो न्यू बैड डेट्स मतलब 3000। तो ये कितना बचेगा 97,500। फिर इसमें से हम लोग जो है आरडीडी माइनस करेंगे। तो आरडीडी कितना परसेंट बोला इन लोगों ने, आरडीडी जो है अपने को बोला है 10%। तो 10% कितना आ जाएगा 9750। ठीक है, तो 9750 आपका हो गया न्यू आरडीडी। ये अलग है, ठीक है, जैसे वर्किंग नोट मान लो, रफ वर्क। तो अब ये कर लो कैलकुलेट कितना होता है आपका। तो 10,750 आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और भी कुछ है क्या, वो भी चेक कर लो एक बार, होगा तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा अपने को। तो चलो देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और भी कुछ चीज़ें है क्या इस क्वेश्चन के अंदर। तो बैड डेट्स तो देख लिया हमने। बैड डेट्स के अलावा हाँ देखो डिस्काउंट अलाउड भी है ना 4,300, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। मैं यहीं पे कर देता हूँ ऐड डिस्काउंट 4,300। तो ये कितना हो गया फिर 15,050 रुपीज़। ओके 15,050 रुपीज़, थोड़ा प्रॉपरली आप लिख लेना, ठीक है, जगह नहीं है पास यहाँ पे। 15,050 रुपीज़ इधर आ गया आपका। नेक्स्ट वाला इधर आ जाएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 15,050 रुपीज़, शेड्यूल नंबर 4 हो गया। फिफ्थ वन है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है क्या, तो डेप्रिसिएशन तो है, बिल्डिंग पे भी है, मोटर व्हीकल से भी। इस क्वेश्चन में अमोर्टाइजेशन नहीं, बहुत ही कम देखने मिलेगा आपको अमोर्टाइजेशन। तो फिफ्थ आपका शेड्यूल आ गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन किसके ऊपर है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है। तो फर्स्ट आ गया लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन, एंड दूसरा है आई थिंक मोटर व्हीकल्स के ऊपर। तो लैंड बिल्डिंग का अमाउंट चेक करो। तो लैंड बिल्डिंग का अमाउंट ये रहा 2 lakhs और ये 125 है। ओके 2 lakhs इसका अमाउंट है और इसका 1,25,000 है। डेप्रिसिएशन का रेट एक बार चेक करो। तो डेप्रिसिएशन का रेट जो है ये दिया है आपको लैंड बिल्डिंग पे 5 और ये 20, ये है 5%, ये है 20%। हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए, माइनस करके नहीं, ये चीज़ याद रखना। तो 2 लाख का 5% इज इक्वल टू कितना आएगा 20 तो 10,000। ओके, और ये 25,000 क्रॉस वेरीफाई करो एक बार। टोटल डेप्रिसिएशन आपका 35,000, क्योंकि अमोर्टाइजेशन तो है नहीं। तो टोटल डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 35,000। तो ये आ गया आपको 35,000। शेड्यूल नंबर 5। अदर एक्सपेंसेस में तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो चलो हेडिंग बना लेते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका शेड्यूल आ जाएगा 6th वन, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्या है देखो, अदर एक्सपेंसेस इसमें तो कहीं कुछ नहीं है। तो नीचे एडजस्टमेंट में देखते कुछ है क्या वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में अपने पास, यहाँ पे है ना, ये देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक अदर एक्सपेंसेस में आपका है बराबर। और नीचे ये गुड्स लॉस हो गया था जो, वो भी तो अदर एक्सपेंसेस में ही आएगा। तो पहला है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, दूसरा जो है
गुड्स फायर हुआ था, ठीक है। तो मिसलेनियस का अमाउंट जो है 19,600 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और गुड्स लॉस जो है अपने को 2,500 का हुआ है। तो टोटल कितना हो गया 22,100, कितना हुआ 22,100। तो ये आ जाएगा इधर आपका 22,100, शेड्यूल नंबर 6 डन, इतना हो गया। चलो अब हम लोग टोटल कर लेंगे। तो अब इसको प्लस करो, तो 3,19,950 प्लस 22,825 प्लस 15,050 रुपीज, देन 35,022,100 इज इक्वल टू, मुझे मिल रहा है 4,14,925। तो ये अपने को ए टोटल मिला और ये अपने को B1 मिला है। अब नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए A माइनस बी करेंगे हम लोग। चलो इस अमाउंट को ऊपर 5 लाख में से माइनस करो, 5,39,750, मतलब पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। एंड पॉजिटिव आंसर कितना आ रहा है, वो है 1,24,825। ये अपने को मिल गया नेट प्रॉफिट। अब आगे ये फर्स्ट फॉर्मेट कंप्लीट और सेकंड फॉर्मेट जाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए। बट ध्यान देना कंट्रीब्यूशन रिसीव के लिए हमें छोटा सा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रिसीव एक छोटा सा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और इस अमाउंट को उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलो एक नोट्स बनाया जाए, पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं तो बेटर रहेगा अपने लिए। एक्चुअली विदाउट पार्टनर्स कैपिटल बनाए डायरेक्टली प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं, बट बना लोगे तो एक सारे क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सेम सिमिलर ही अपने चलना है। अच्छा सर पार्टनर्स कैपिटल से लिंकअप कोई एडजस्टमेंट है क्या, एक बार चेक कर लो पहले। नहीं है ना, खाली बस वो गुडविल एडजस्टेड वाला है अपना, तो वो करना पड़ेगा, तो उसके लिए बना लेना ही बेटर रहेगा अपने को। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया जाए। 3 पार्टनर्स है, करेक्ट। 2 पार्टनर्स पहले से थे, तीसरा पार्टनर ज्वाइन हो रहा है, ऐसा कुछ था। तो ये आ जाएंगे 3 कॉलम्स, ऊपर लिख देता हूं पार्टनर्स कैपिटल। ये अपना शेड्यूल नंबर 7th वन है, ओके। डेबिट एंड क्रेडिट, पार्टनर्स के नाम फिलहाल मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। ये कैपिटल अकाउंट में ध्यान देना, कभी कभी इसमें गड़बड़ होता है अपना। P रुपीज, M रुपीज एंड R रुपीज। चलो और ये आएगा पर्टिकुलर्स, इधर भी आएगा पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉट डाउन करेंगे। ब्रॉट डाउन ऑलवेज किधर होता है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ के लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनका जो जो अमाउंट दिया हुआ है चेक करो, तो पहले से आपको जो इनका अमाउंट दिया हुआ है 2 का ही है, 10,500 और नहीं 12,500, नहीं ये तो ड्राइंग है ना, ये रहा 162,500 और 87,500। इनको पहले ब्रॉट डाउन करेंगे हम लोग यहाँ पे 1,62,500 एंड 87,500। थर्ड पार्टनर तो अभी ज्वाइन नहीं हुआ है। अब हम लोग एज पर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ड्राइंग है तो ड्राइंग किधर आता है, हमेशा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आके लिखेंगे हम लोग 2 ड्राइंग्स। तो पहले पार्टनर का था 12,500, सेकेंड पार्टनर का था 10,000 एंड थर्ड पार्टनर का था 5,000, ओके। और क्या है इसका देखो जरा, तो इधर तो और कोई पार्टनर से लिंकअप है नहीं, इधर जो था वो हो गया। अब बचा ये ऋषिका वाला जो न्यू पार्टनर है। देखो स्टार्टिंग में देखा था हमने कि न्यू पार्टनर टोटल 2 लाख लेके आ रही है, लेकिन उसमें से 75 जो है गुडविल का है, बराबर 75,000 गुडविल का है, मतलब कहीं ना कहीं 2 लाख माइनस 75 दैट इज 1,25,000 किस चीज का हो गया, कैपिटल का हो गया, बराबर 1,25,000 किसका हो गया, कैपिटल का हो गया। तो जब न्यू पार्टनर कैपिटल का फंड लेकर आ रही है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। अब
मैंने कहा था जब पार्टनर्स का पैसा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। तो ये पार्टनर से फंड ला रहा है मतलब सिंपल से इंक्रीज हो रहा है। क्या लेके आया? कैश और बैंक। कौन लेके आया? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन सा है? ये थर्ड वाला। कितना आया? 1,25,000। 1,25,000 कैसे आया? 2 लाख माइनस 75,000। ओके, तो अब जो 75,000 है वो किस का अमाउंट है? गुडविल का। याद करो 12th एडमिशन चैप्टर में था, तो हम लोग क्या करते थे, गुडविल को जो है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो यहाँ लिखेंगे बाय, इसको बोलते हैं रेज्ड का एंट्री, गुडविल रेज्ड, गुडविल अकाउंट। तो गुडविल टोटल अमाउंट कितना है? 75। इनका कुछ रेशियो वगैरह दिया है क्या? चेक करो। यस, 3/5, 2/5, दैट इज 3:2। तो आप लोग जो है मुझे 75,000 को 3:2 में डिवाइड करके बताओगे। कैसे करना है पता है ना? 75,000 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 75,000 मल्टीप्लाई 2/5 करके बताओ जरा। 75,000 डिवाइड बाय 5 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल। तो पहले का जो मुझे मिल रहा है वो है 45,000 एंड सेकेंड वन 30,000। क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार आप। डन, ये हो गया गुडविल। अब देखो और कुछ है क्या? तो इधर तो सब कुछ हो गया, पार्टनर से लिंकअप इधर और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ जो प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया ना पीछे, नेट प्रॉफिट, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना इधर। ये जो प्रॉफिट आया है 124,825, तो नेट प्रॉफिट याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट कहाँ आता है? डेबिट साइड। तो ट्रांसफर किधर होगा? इधर कैपिटल में, क्रेडिट साइड। तो क्या बोल के लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट जो अमाउंट आया है ना उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना अमाउंट आया है अपना टोटल? 124,825, 124,825, 124,825 को अब मैं 3:2 में डिवाइड करूंगा। चलो करो, चेक करो, बताओ कितना है। सिर्फ दो पार्टनर्स में, स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही पार्टनर्स थे ना, इसलिए दो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तीसरा पार्टनर जस्ट अभी अभी ज्वाइन हो रहा है। जस्ट वेट, तीसरा पार्टनर ज्वाइन का डेट चेक करो। तो क्या है इसका डेट? चेक करो ज्वाइन का, ज्वाइनिंग डेट क्या है इसका? 1 अप्रैल 17 और अकाउंट खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 18। मतलब जब अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ तभी वो ज्वाइन हो गया था। मतलब इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो न्यू पार्टनर को भी मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे जब डेट ज्वाइनिंग का डेट वो 31 मार्च 18 होता, मतलब अकाउंटिंग क्लोजिंग के वक्त होता, तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो अभी यहाँ उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो रेशियो क्या रहेगा? 3:2:1 बन जाएगा। 3:2:1 रेशियो हो जाएगा। आप या तो ऐसे करो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ठीक है, तो 1:4,825। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं एडमिशन वाले, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है तो करना पड़ रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी सब पे थोड़ा ध्यान दो, बेटर रहेगा। डिवाइड बाय 3/5, 6 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल। तो पहले का चेक करो कितना आ रहा है? 62,412.4 ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो राउंड फिगर के लिए हम लोग 62,413 लिख सकते हैं। 2 इक्वल करने पे 41,608 आ गया। 1 इक्वल करने पे 20,804 आ गया। ठीक है, तो 437,715 बराबर है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हो गया। अब सारी चीजें हो चुका है, तो इसको नॉर्मली हम लोग क्लोज कर देंगे जैसे करते हैं। चेक करो तीनों अमाउंट में ज्यादा अमाउंट कौन सा साइड है? मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ही है। तो क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट प्लस करो। 125 प्लस 20 मतलब 145, 1,45,804 एंड इसका 40, 30, 70, 70, 70, 140, 150, 158, 159, 108। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, फिर ये चेक करो 160 to 545, 40, 40, 60, 1 lakh, 1 lakh 7, 2 lakh 7, 2 lakh 9, 2 lakh 9, 2 lakh 69, 913। हाँ चेक करो, 2 lakh 69, 913 अमाउंट आ रहा होगा। इन तीनों को एज इट इज यहाँ लिखो पहले। 2,69,913, 1,59,108 और 1,45,804। अब इसमें से ये सारे अमाउंट को माइनस करना है अपने को।
तो 45 में से अगर 805 माइनस तो 140 बच जाता है, तो 1,40,804 और इसमें से 10,000 माइनस मतलब 1,49,108, फिर इसमें से 12,500 माइनस करना है, मतलब 2,57,413। ओके, तो ये जो भी आ गया अपने लिए टू बैलेंस सीडी हो गया। डन, ये अपने को मिल गया बैलेंस अमाउंट। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब मैं निकालने जा रहा हूँ टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, जो एक्चुअल अपना आंसर होना। क्या करोगे आप लोग, तीनों को प्लस करो, तीनों का एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है। 456,457,413 प्लस 149,108 प्लस 140,804, तो 5,47,325। कैसा है समझा? ये देखो इन तीनों का टोटल, ठीक है, इन तीनों का टोटल आपका आ गया ये अमाउंट। ओके, तो ये अब अपना मिल गया शेड्यूल नंबर 7 का आंसर। तो इधर आएंगे कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट में शेड्यूल नंबर 7 आ गया, अमाउंट लिख देंगे, टोटल आपका 5,47,325। इस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम गया है। अबे रिजर्व्स इन सरप्लस, तो चेक करो क्वेश्चन में क्या क्या रिजर्व्स इन सरप्लस दिया है, उन सबको अपने को प्लस करके लेना है। तो क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस देखो, इधर क्रेडिट में ना, अभी लाइबिलिटी कर रहे हैं मतलब क्रेडिट में, तो इधर एक भी रिजर्व सरप्लस नहीं है, ना ही एडजस्टमेंट में है, तो रिजर्व सरप्लस में डैश कर दो, कुछ है ही नहीं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या कुछ शायद से था, एक वो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक ही है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको एज इट इज जा करके हम लोग लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का 17,300। तो यहाँ पे आकर के हम लिख देते हैं ब्रैकेट में बैंक ओडी अमाउंट है 17,300। डन। अब उसके बाद है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में तो बिल्स पेएबल वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो एक तो क्रेडिटर्स है, अच्छा क्रेडिटर्स ही है और कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 81,350। तो 81,350 ये क्या चीज़ है अपने लिए, क्रेडिटर्स है फिलहाल। आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है ना, चेक करो जरा, आउटस्टैंडिंग नहीं है। ओके चलो, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी में कुछ है क्या, चेक करो, ऐसा कुछ जो लिखा नहीं हमने लाइबिलिटीज के अंदर, इसमें से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है अदर लाइबिलिटीज में, एंड एडजस्टमेंट में भी नहीं है, मतलब अदर लाइबिलिटी भी अपने पास कुछ नहीं है, तो लाइबिलिटी पार्ट कंप्लीटेड। एसेट में जो पहला फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट का बनाना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन माइनस करना अपने को। तो इधर आता हूँ, नेक्स्ट वन लिखते हैं हम लोग, 8th वन, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट में अपने पास पहला एसेट्स क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज। तो पहला आ गया लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2 लाख रुपीज, इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आई थिंक सो 5%, जो लास्ट पीछे को फाइंड आउट किया रहेगा, किधर गया डेप्रिसिएशन, ये रहा, यस 5% 10,000 है, 5% 10, इसमें भी माइनस करके चाहिए, ठीक है, उधर डेप्रिसिएशन का सिर्फ अमाउंट चाहिए था। तो ये 1,90,000, फिर मोटर व्हीकल से लेस डेप्रिसिएशन, उसका आई थिंक सो 20% था, तो मोटर व्हीकल्स का अमाउंट चेक करो 125, इसका डेप्रिसिएशन अपने देखो ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है 25,000 है, तो यहाँ माइनस 25,000, तो बाहर आ गया आपका 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया फिर 2,90,000। ओके, तो 2,90,000 आपका बन गया फिक्स एसेट्स का अमाउंट। तो ये शेड्यूल नंबर 8th वन है, तो यहाँ पर आएंगे शेड्यूल नंबर 8th वन, आपका अमाउंट आ गया टोटल फिक्स एसेट का 2,90,000, ठीक है, नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके चलो, फिक्स एसेट के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या अपना, इन्वेस्टमेंट। इस बार इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से था और एक ही है, तो इन एसेट्स करना, एसेट्स करने मतलब डेबिट बैलेंस देखना और एडजस्टमेंट देखना है।
तो इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट, ये रहा एक ही इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 का, तो डायरेक्टली जा करके हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1,50,000। ओके, इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपना, लोन एंड एडवांसेस। क्या हमने किसी को लोन दिया है या किसी कुछ प्रीपेड वगैरह है क्या देखना है। अभी लोन एडवांस के अंदर वही चीज आता है ना, हमने किसी को लोन दिया रहेगा, इधर लोन होगा तो आएगा, या फिर कोई प्रीपेड चीज, तो इधर तो लोन नहीं है एंड कुछ प्रीपेड भी नहीं है, तो एज इट इज उसको छोड़ दो, स्कीप करो। देन उसके बाद है इन्वेंट्रीज, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक था ना, क्लोजिंग स्टॉक अपना 1,05,625, इसको डायरेक्ट लिखना है, डिफरेंस अमाउंट नहीं करने का इधर, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आता है, तो चेक करो इसमें ऐसा कुछ है कि, और डेटर्स के ऊपर इस बार एडजस्टमेंट था अपना, वो बैड डेट्स वगैरह है ना, तो इसलिए करना पड़ेगा वर्किंग नोट। 8th वन हुआ है, तो नेक्स्ट वन आ जाएगा अपना 9th वन, ये है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में सबसे पहले आएगा डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस न्यू आरडीडी। चलो पहले डेटर्स का अमाउंट चेक कर लो। डेटर्स का अमाउंट अपने को 1,05,000, तो यहाँ पर आएगा 1,05,000 एंड न्यू बैड डेट्स मतलब एडजस्टमेंट देखना है अपने को। न्यू बैड डेट्स 3,000 है, जो हमने पीछे से रफ किया था ना, उसको प्रॉपर यहाँ पे करना है अभी। तो ये 97,500 और आरडीडी मेरे ख्याल से 10% बोला हुआ है, तो 10% दैट इज 9,750 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है जरा फटाफट। चलो 97,500 माइनस 10% इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 87,750। चेक करो और भी कोई है कैसा, मतलब बिल रिसीवेबल है क्या इसमें, चेक करो। 97,500 तो मिल गया डेटर्स का अमाउंट, बट कुछ और नहीं है। 87,500 तो यहाँ पे लिख दो अभी। शेड्यूल नंबर है इसका 9th वन 87,500। ओके, देन है लास्ट में सेकेंड लास्ट कैश इन कैश इक्विवेलेंट, तो सीधे कैश का बैलेंस दिया है, बैंक का बैलेंस सब साथ में ही है, 12,600 ही है और कुछ भी नहीं है, तो 12,600 एज इट इज जाके लिखो। अदर एसेट्स में और कुछ बचा है क्या वो भी चेक कर लो एक बार। तो ऐसा कोई चीज़ जो लिखा नहीं है अपन ने जो एसेट्स हो, तो इधर तो कुछ नहीं है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इधर भी सब हो चुका है, मतलब सब कंप्लीटेड। अब अपना टैली हो जाना चाहिए। चलो चेक किया जाए भाई, भाग्य। हाँ, 5,47,325 प्लस 17,300 प्लस 81,350, तो लायबिलिटी का टोटल जो मुझे मिल रहा है वो है 6,45,975। चेक करते क्या एसेट्स का भी उतना ही है क्या, तो 2,90,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,05,625 प्लस 87,500 एंड 12,600। यस, हो गया टैली हो गया, सेम आ गया अपना 6,45,725 रुपीस और हुआ सम। ऐसे सारे सम्स भी करने अपने को, खाली आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें किसके अंडर जाने वाली है, तो इजी पड़ जाना है। ठीक है, बस सारे टिक करो एंड इसके ये शेड्यूल्स बनाओ यहाँ पे, और इस पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा ध्यान देना। इस बार इसमें एडमिशन था, बट जरूर नहीं कि सारे क्वेश्चन में सर क्यों न्यू पार्टनर एडमिट हो करके। ओके, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली लिख लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आने वाले 2-3 क्वेश्चन के लिए ऐसे ही फॉर्मेट्स ड्रॉ करके रखो, ताकि लेक्चर के टाइम अपने को ईजी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।